मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 संगठन के भाग 3, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे संगठन का महत्व या लाभ, संगठन की प्रक्रिया एवं संरचना आदि का आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हम संगठन का महत्व। तो देखिए, इम्पोर्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो संगठन की आवश्यकता को प्रतिपादित करने के लिए तथा उनके महत्व पर प्रकाश डालने के लिए अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी ने इस कथन का स्पष्ट उदाहरण दिया है कि जो उन्होंने सन 1901 में अपनी विशाल संपत्ति यूनाइटेड स्टील कॉरपोरेशन को बेचते समय कह रहे थे कि हमारा सारा धन, हमारे महान कार्य तथा कारखाने आदि सब कुछ ले लो, लेकिन हमारा संगठन हमारे पास ही रहने दो। कुछ ही वर्षों में हम अपने को स्वयं स्थापित कर लेंगे। इस कथन में संगठन का महत्व स्पष्ट झलकता है कि संगठन के महत्व को स्पष्ट करते हुए अमिताई इटजियोनी ने भी कहा है कि हम संगठन में ही जन्म लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा उनमें से अधिकांश व्यक्ति अपना जीवन संगठन में ही क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। ठीक है, खेलने तथा प्रार्थना करने में व्यतीत करते हैं। इसमें से अधिकांश लोग संगठन में ही मरेंगे तथा दफनाने के समय सबसे बड़े संगठन अर्थात राज्य स्टेट की आज्ञा भी प्राप्त करनी होती है। संगठन के महत्व का जितना वर्णन किया जाए क्या है, बहुत ही कम है, क्योंकि संगठन का दूसरा नाम क्या है, शक्ति है, और शक्ति को ही सफलता संभव है। संगठन चाहे व्यवसाय का हो, खेल का हो, घर का हो या किसी समाज का हो, सभी में संगठन के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा संगठन का महत्व। एक अच्छे संगठन के लाभ के में संगठन में शक्ति होती है। शक्ति के सहारे ही कोई व्यक्ति समाज या संस्था में अपने लक्ष्य को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यह हो गया हमारा क्या, संगठन का महत्व। ठीक है, आपने अधिकतर खेल में, स्कूल में, सभी जगह संगठन का उदाहरण अपनी आंखों से ही देखा ही होगा। तो देखिए, जब तक कोई संगठित नहीं होगा वो संगठन नहीं। संगठन के महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। तो सबसे पहला है आपका नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन, दूसरा है विशिष्टकरण को प्रोत्साहन, तीसरा है प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि, चौथा है विकास को प्रोत्साहन, पांचवा कार्य व्यवस्थित होना, छठवां उत्पादन क्षमता में वृद्धि, सातवां आपसी सहयोग, आठवां भ्रष्टाचार पर रोक, नौवां है श्रेष्ठ नियंत्रण और 10वां है रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहन, 11वां है आपका साधनों का अधिकतम उपयोग, 12वां है प्रशिक्षण व्यवस्था सुगम, 13 है व्यवसाय में संतुलन, 14 है सर्वांगीण उन्नति और 5वां अन्य महत्व के अंतर्गत 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। पहला है भारणपूर्ण में सुविधा, दूसरा है सुविधाजनक सामान्य और तीसरा है मनोबल में वृद्धि। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसको, नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन। तो देखिए, संगठन के महत्व में नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन क्या होता है। तो किसी भी उपक्रम या संस्था में नीतियों का निर्माण वहाँ के प्रशासन द्वारा क्या किया जाता है। इन नीतियों को क्या कहते हैं हम, कार्यान्वित कराने का काम प्रबंध का होता है। अर्थात प्रबंध स्वयं काम नहीं करता, अपितु अपने जो भी अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्य पूर्ण करवाता है। अधीनस्थ कर्मचारियों का समूह ही क्या कहलाता है, हमारा संगठन कहलाता है। संगठन मजबूत होगा तो नीतियों का कार्यान्वयन शीघ्र व श्रेष्ठ तरीके से होगा। अतः नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संगठन का क्या है, विशेष महत्व बताया गया है। तो पहला क्या हो गया हमारा, नीतियों का प्रभावी क्या कार्यान्वयन। अब दूसरा समझते हैं हम विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। तो देखिए, विशिष्टीकरण श्रम विभाजन के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। किसके आधार पर आधारित है, श्रम विभाजन के आधार पर से आधारित है। संगठन में विभिन्न प्रकार की क्षमता वाले कर्मचारी कार्य करते हैं। मतलब उनके में एक ही प्रकार के गुण हो ये आवश्यक नहीं है, अनेक प्रकार के गुण, सभी व्यक्ति में एक अलग अलग गुण होते हैं। सभी प्रकार की क्षमता वाले कर्मचारी उस संगठन में कार्य करते हैं। तो कर्मचारियों को उनकी क्षमता के अनुकूल विशिष्ट समूहों में बांट देने से कार्य सुविधाजनक हो जाता है। कार्य क्षमता के अनुरूप कार्य विभाजन से श्रमिकों में कार्य करने की भावना में क्या होती है, वृद्धि होती है। चूँकि संगठन में कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है, इसलिए विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक, तीसरा है आपका क्या, तो प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि। तो देखिए, संगठन
स्वस्थ संगठन में सहयोग, समन्वय व अनुशासन की अधिक क्या होती है, प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कार्य सरल ढंग से शीघ्र और अतिशीघ्र हो जाता है। कार्य शीघ्र होने से उच्च वर्गीय प्रबंध या प्रशासन द्वारा पुनः योजनाएं बनानी पड़ती है ताकि आगे का कार्य क्या हो सके, चलता रहे। इस प्रकार प्रबंधकीय कार्यों में वृद्धि होने से प्रबंधकीय क्षमता तीव्र गति से विकास होता है और उनकी कार्य क्षमता में बहुत तेजी से क्या होती है, वृद्धि होती है। चौथा देखते हैं हम संगठन के महत्व में, तो विकास को प्रोत्साहन मिलता है। अगर हम संगठित होकर कार्य करते हैं तो हमारे विकास को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। ठीक, तो पुराने व बड़े बड़े उपक्रमों के विकास के पन्ने पलटाए जाए तो ज्ञात होगा कि उनका विकास श्रेष्ठ संगठन के कारण ही हुआ है। अर्थात सभी क्या करते हैं, एक संगठित होकर कार्य करते हैं, जिसके नाम से उनका कार्य क्या हो रहा है, ऊंचाई पर पहुंच रहा है। किसी भी कारखाना या व्यवसाय के विकास का मूल मंत्र एवं साधना स्वस्थ एवं मजबूत संगठन है, जिसके लिए प्रोफेसर केनिथ ने भी कहा है कि बुरा संगठन अच्छे उत्पाद को मिट्टी में क्या करता है, मिला देता है। अतः उपक्रम के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए संगठन का विशेष और अधिक महत्व है। तो ये क्या हो गया, हमारा विकास को प्रोत्साहन की उनके हिसाब से केनिथ ने भी बता दिया। अब पांचवा है आपका क्या, तो कार्य व्यवस्थित होना। तो देखिए, संगठन की स्थिति शतरंज के डिब्बों की तरह होती है। किसकी तरह होती है, शतरंज के डिब्बों की तरह होती है। संगठन में स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति पूर्व निर्देशानुसार अपने कार्य को संपादित करते रहते हैं। मतलब जो उनके बड़े अधिकारी द्वारा उनको दिशा निर्देश दिया जाता है, उनके हिसाब से अपने अपने कार्य को संपादित करते हैं तथा उसके बाद किसे, कहाँ और कब कौन सा कार्य करना है, यह संगठन में स्पष्ट निर्देशित रहता है। अतः जहाँ अधिक संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं, वहाँ के व्यवस्थित कार्यों के लिए संगठन का क्या है, विशेष महत्व है। इसी में एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे आपका विद्यालय हो गया। तो विद्यालय में कैसे है, तो दो प्रकार के, तो शैक्षणिक क्रियाएं करने वाले होते हैं और एक होता है गैर शैक्षणिक क्रियाएं करने वाले। तो शैक्षणिक कार्य करने वाले के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो क्या करवाते हैं, शैक्षणिक कार्य कराते हैं। लेकिन गैर शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया, तो जो लेखा जोखा देखता है, स्थापना देखता है, रोकड़ शाखा देखता है, भंडारण देखता है। लेकिन इसके अंतर्गत अन्य गतिविधियां भी स्कूल में संचालित होती है, जैसे आपका हो गया खेल कूद, है ना, NCC, स्काउट, RCC, ये सब क्या हो गया, हमारे विद्यालय के क्या हो गए, एक प्रमुख कार्य हो गए हैं। ठीक है, अब हम छठवां चलते हैं, उत्पादन क्षमता में वृद्धि। तो देखिए, स्वस्थ संगठन में कर्मचारी व श्रमिक पूर्ण लगन व प्रेरणा पूर्वक क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे उपक्रम के उत्पादन में वृद्धि होती है और उपक्रम में अन्य कई मशीन व नई तकनीक से विकसित होने से उपक्रम की क्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब सातवां है आपका आपसी सहयोग। तो देखिए, जहाँ संगठन शब्द का प्रयोग होगा वहाँ अच्छे संगठन का ही चर्चा होगी तथा अच्छा संगठन वही होगा जहाँ आपसी सहयोग व भाईचारा वातावरण हो। दूसरी बात यह है कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्यों का एक निश्चित रेखा खींच दी जाती है। मतलब सभी व्यक्तियों का अधिकार और उनके कर्तव्यों का उसमें रूपरेखा तैयार किया जाता है, जिससे ठहराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती और आपसी सहयोग सबका बना रहता है। आठवां चलते हैं आपका भ्रष्टाचार पर रोक। तो देखिए, संगठन के महत्व के अंतर्गत स्वस्थ एवं आदर्श संगठन में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं रहता। किसी संगठन में यदि भ्रष्टाचार व्याप्त है तो उसे अच्छा संगठन नहीं कह सकते। वर्तमान में शासकीय व राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार काफी पनप रहा है। यही कारण है कि बड़े बड़े राजनीतिक दल में आपसी फूट के कारण उनकी आधारशिला रेत के ढेर के ऊपर आ गई है। अतः एक अच्छे संगठन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाता है। नवा देखते हैं आपका श्रेष्ठ नियंत्रण। तो देखिए, अच्छा संगठन पूर्ण अनुशासित होता है, क्योंकि अच्छे संगठनों में सर्वप्रथम अनुशासन व एकता का पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक है, और जहाँ अनुशासन अच्छा होगा वहाँ पर नियंत्रण करना आसान होता है, क्योंकि श्रेष्ठ नियंत्रण में प्रबंधकों को नियंत्रण करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। अतः श्रेष्ठ नियंत्रण हेतु अच्छा संगठन अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। 11वां है आपका रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहन। तो किसी भी व्यापार या संगठन के लिए स्वतंत्र विचारों के आदान प्रदान वरदान साबित होते हैं। ऐसे विचारों से अनेक बार संगठन की कमियों और बुराइयों को
ज्ञात कर प्रबंध द्वारा दूर किया जा सकता है। साथ ही रचनात्मक विचारों से रचनात्मक कार्यों को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। अतः कर्मचारी स्वस्थ व अच्छा के अनुकूल भी कार्य करते हैं, जिसमें उन्हें मानसिक शांति मिलती है। ठीक। 11वां है आपका साधनों का अधिकतम उपयोग। तो देखिए, उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे क्या क्या हो सकते हैं। आपको उत्पादन के विभिन्न साधन मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। तो क्या है उत्पादन के विभिन्न साधन के अंतर्गत? माल, मशीन, मानव, मुद्रा, है ना। तो मतलब क्या क्या बताई थी मैं? माल, मशीन, मानव, मुद्रा आदि सभी का उपयोग एक अच्छे संगठन से ही संभव है। बुरे संगठन में इन सभी साधनों के सदुपयोग की कामना करना बहुत ही व्यर्थ है, मतलब गलत माना जाता है। चूँकि इनमें श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण को मान्यता दी जाती है, इसे मानव और श्रम शक्ति का अधिकतम उपयोग हो जाता है। 12वां है आपका प्रशिक्षण व्यवस्था सुगम। तो देखिए, संगठन कैसा भी क्यों न हो, वहाँ प्रशिक्षण की आवश्यकता व महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रगति व अधिक उत्पादन के लिए प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। चूँकि संगठन में कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है, अतः प्रशिक्षण व्यवस्था करना सरल व मितव्ययी हो जाता है। ठीक है, यह क्या हो गया आपका प्रशिक्षण व्यवस्था सुगम। अब है आपका 13वां, तो व्यवसाय में संतुलन। तो देखिए, अच्छे संगठन के समस्त क्रियाएं जैसे क्या क्या है? क्रय, उत्पादन, भंडारण, विक्रय आदि व्यवस्थित तरीके से चलती है तथा सभी कर्मचारी अपना अपना कार्य निर्बाध गति से करते हैं। ये क्या हो गया उसका? ठीक है, इस क्रिया से जहां उत्पादन और विपणन में संतुलन बनाया जा सकता है, वहीं आय व व्यय को भी संतुलित किया जा सकता है। अर्थात आदर्श संगठन से संपूर्ण व्यवस्था में एक निश्चित प्रणाली के अनुरूप धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जिससे संपूर्ण व्यवसाय में संतुलन बना रहता है। अब देखिए, जब तक व्यवसाय में क्रय, उत्पादन, भंडारण, विक्रय आदि क्रियाएं शामिल नहीं होगी, तब तक उस व्यवसाय का क्या है? महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, 14 देखते हैं हम सर्वांगीण उन्नति, अर्थात प्रबंध के महत्व के अंतर्गत इनको भी शामिल किया गया। सर्वांगीण उन्नति, जब तक हमारे व्यवसाय का अच्छे तरीके से उन्नति नहीं होगा, तब तक कुशल संगठन से जहां व्यवसाय का विकास व प्रगति होती है, वहीं कर्मचारियों की आय में भी क्या होती है? वृद्धि होती है, जिसमें उनका रहन सहन व जीवन स्तर बढ़ता है। ठीक, तो कर्मचारियों के स्वतंत्र विचार व कार्यशैली से उनके विचारों में परिपक्वता आती है और अच्छे संगठन से वातावरण अच्छा रहता है। अच्छा उत्पादन होने से उपभोक्ताओं को भी लाभ प्राप्त होता है। कर्मचारियों में पदोन्नति के अवसर भी अधिक देखने को मिलते हैं और अधिक होते भी हैं, अर्थात औद्योगिक वातावरण शांत रहता है। इन सब के कारण सर्वांगीण उन्नति क्या है? बहुत ही संभव है। अब देखते हैं 15वां हमारा अन्य महत्व के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार को शामिल किया गया था। मैंने आपको बताया था, अधिकारियों का भारार्पण में सुविधा होती है, दूसरा है आपका सुविधाजनक समन्वय संभव होता है, तीसरा मनोबल में वृद्धि होती है। ठीक है, तो देखिए, व्यवसाय में कोई भी संगठन के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि संगठन प्रक्रिया मानव जाति को प्राप्त विशिष्ट वरदान है। व्यवसाय में इसके उपयोग से सभी साधनों की उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। यहाँ संगठन का आशय अच्छे संगठन से है, क्योंकि बुरा संगठन व्यवसाय को नष्ट करने की पूर्ण क्षमता रखता है। अतः संगठन का आशय अच्छे व प्रभावी संगठन से ही है। तो ये क्या हो गया? हमारा अन्य महत्व के अंतर्गत 3 चीज को शामिल किया गया और हमने समझा क्या? संगठन का महत्व। अब है आपका संगठन की प्रक्रिया एवं संरचना, अर्थात संगठन के आवश्यक कदम है संगठन की विधि की प्रक्रिया। तो देखिए, संगठन की विधि को संगठन की प्रक्रिया, संगठन के कदम, संगठन के आवश्यक पग भी कहा जाता है। देखो क्या क्या कहा जाता है? प्रक्रिया, कदम और आवश्यक पग। व्यवसाय की सफलता का मूल आधार स्वस्थ संगठन है, क्योंकि संगठन की महत्ता से हम भली भांति अवगत हो चुके हैं। अर्थात संगठन के महत्व के संबंध में एंड्रयू कार्नेगी SFC केनिथ के कथनों से भी वाणिज्य शास्त्री सहमत हैं। अतः संगठन प्रक्रिया विधि को अत्यंत ही सूझबूझ के साथ तैयार करना चाहिए। तो देखिए, संगठन के प्रक्रिया के अंतर्गत ही प्रबंध के प्रथम कार्य नियोजन के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध का दूसरा कार्य संगठन किया जाता है। अर्थात ठीक है, प्रबंध के संगठन कार्य को पूरा करने के लिए भी इसमें बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। ठीक है, अर्थात संगठन की संरचना करने के लिए जो जो कदम उठाया गया है, इसमें अब हम समझते हैं। पहले संगठन की प्रक्रिया में पहला है उद्देश्यों की स्थापना, दूसरा क्रियाओं का निर्धारण, तीसरा है क्रियाओं का वर्गीकरण, चौथा है कार्य का विभाजन,
पाँचवा है सत्ता का प्रत्यायोजन, छठवां है समन्वय व परिचय, सातवां है आदर्श वातावरण का निर्माण और आठवां है मशीन एवं औजार की उचित व्यवस्था। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। तो पहला समझते हैं हम उद्देश्यों की स्थापना। तो देखिए, संगठन के साथ उद्देश्य का होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना उद्देश्य का संगठन ही है। जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लेंगे, जब तक हमारा टारगेट हमको पता नहीं रहेगा, तब तक हम उसका स्थापना नहीं कर सकते हैं। अतः संगठन संरचना या निर्माण का पहला कदम उद्देश्यों की स्थापना है। उद्देश्य कुछ भी हो सकते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक। संगठन के उद्देश्यों में उन कार्यों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए जिसके कारण संगठन की संरचना की जाती है। अर्थात उद्देश्यों की स्थापना के समय कार्यों को उप कार्यों में विभाजित कर उनकी स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। यह स्पष्ट करना उचित होगा कि संगठन किसी संस्था का होता है, संस्था के उद्देश्य ही संगठन के क्या कहलाते हैं? उद्देश्य कहलाते हैं। दूसरा है क्रियाओं का निर्धारण। तो देखिए, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की स्थापना हो जाने के बाद, ठीक है, बाद संगठन का दूसरा कदम क्या होता है? क्रियाओं का वर्गीकरण और उनका विभाजन करना, मतलब उनको बांटना है। क्योंकि क्रियाओं का निर्धारण करते समय संगठन के उद्देश्यों को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए ही क्रियाएं की जाती है। अतः कौन सा कार्य करना पड़ेगा, उनको सुनिश्चित करना चाहिए। कार्यों को उप कार्यों में विभाजित कर प्रत्येक कार्य की स्पष्ट व्याख्या कर देनी चाहिए, जिससे कोई कार्य का भाग छूट ना जाए। अर्थात क्या हो गया? उद्देश्यों की स्थापना के बाद हमारा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया? दूसरा कदम हमारा क्या हो गया? क्रियाओं का निर्धारण करना। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम इसी में अब क्रियाओं का वर्गीकरण करना। देखो, पहला क्या हो गया? उद्देश्यों की स्थापना, दूसरा होगा क्रियाओं का निर्धारण करना, तीसरा स्टेज क्या हो जाएगा हमारा? क्रियाओं का वर्गीकरण करना। तो देखिए, क्रियाओं का निर्धारण होने के पश्चात तृतीय प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न निर्धारित क्रियाओं का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया जाता है। इस हेतु विभिन्न क्रियाओं को अलग अलग समूह में बांटा गया है। कौन कौन सा है? जैसे क्रय, विक्रय, विज्ञापन, निरीक्षण, विपणन, उत्पादन, सुरक्षा, मजदूरी एवं वेतन आदि। इस प्रकार वर्गीकरण करने से सभी विभागों या समूहों की क्रियाएं क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। अब चौथा है आपका कार्य का विभाजन। तो विभिन्न क्रियाओं का वर्गीकरण एवं समूहीकरण हो जाने के पश्चात वर्गीकरण सभी कार्यों का विभाजन कर्मचारियों में ही जाना चाहिए। कार्य विभाजन के समय कार्य के स्वभाव की तुलना कर्मचारी की क्षमता के अवश्य करनी चाहिए। मतलब जो भी कार्य का विभाजन कर रहे हो आप, कर्मचारी की क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि सही कार्य के लिए सही व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार कार्य का विभाजन करना चाहिए। अर्थात राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। ठीक है, तो कार्य के विभाजन के साथ साथ उनके उत्तरदायित्व की सीमाएं भी निश्चित कर देनी चाहिए, ताकि जवाबदेही पर आसानी से लगाया जा सके। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला कदम क्या है। तो पांचवा है आपका सत्ता का प्रत्यायोजन, मतलब हस्तांतरण। प्रत्यायोजन का अर्थ क्या होता है आपका? हस्तांतरण। तो देखिए, अधिकारों के बिना कार्यों को संपादित करना संभव नहीं है। अतः कर्मचारियों व अधिकारियों को कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों का हस्तांतरण करना अति आवश्यक है। अतः किस कर्मचारी को किस सीमा तक अधिकार दिया जाना चाहिए, इसका निर्धारण भी स्पष्ट रूप से कर लेना चाहिए, ताकि अधिकारों के प्रयोग से कार्यों को क्या किया जा सके? संपादित कराया जा सके। अब छठवां देखते हैं आपका क्या है? छठवां तो समन्वय व परिचय। तो उपरोक्त प्रक्रिया अपनाने के बाद सभी कर्मचारियों अधिकारियों में आपसी समन्वय होना अति आवश्यक है। इस हेतु प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी का एक दूसरे से परिचय कराया जाता है तथा प्रत्येक के कार्यस्थल, कार्य, अधिकारी, कर्तव्य एवं एक दूसरे के संबंधों को स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है और किसके अधीन रहेगा इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है। ठीक है, सातवां है आपका आदर्श वातावरण का निर्माण। तो देखिए, संगठन का कदम का अगला स्टेज क्या हो जाएगा आपका? वस्तु का उत्पादन एवं श्रमिकों की कार्य क्षमता को कारखाना का वातावरण काफ़ी सीमा तक प्रभावित करता है। अतः कारखाना या कार्यस्थल पर स्वच्छ वातावरण, पेयजल, आराम गृह, कार्य की उत्तम दशा व उत्तम स्थिति, धुआं व गैस की निकासी आदि का उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कर्मचारी अपना कार्य सुचारू रूप से चल सके और उनके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अब आपका आठवां मशीन एवं औजार की उचित व्यवस्था। तो देखिए,
नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया जा रहा है, कारखाने के लिए उचित स्थान तथा उनकी सही ढंग से स्थापना होनी चाहिए तथा कारखाने के अंदर मशीन, औजार, उपकरण आदि के रख रखाव की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। सही रख रखाव होने से सामग्री आसानी से क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है और कार्य में भी काफ़ी सुविधा होती है। तो ये क्या हो गया, मशीन या औजार की उचित व्यवस्था। अब 9वां है लास्ट हमारा मानसिक क्रांति। ठीक है, मानसिक क्रांति में क्या है, तो उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात मानसिक क्रांति एक प्रक्रिया न होकर मात्र उत्पादन व विकास के लिए उत्तम स्थिति का क्या करता है, निर्माण करता है। अर्थात मानसिक क्रांति के अंतर्गत समस्त औद्योगिक व व्यावसायिक सेवी वर्गीय की भावना लाना है कि सभी कर्मचारियों का हित व्यवसाय के हित में है और व्यवसाय का हित सभी कर्मचारियों अर्थात सेवी वर्ग का होता है। अतः सभी को व्यवसाय की प्रगति हेतु तन मन व से अच्छा कार्य और अपनी कुशलता का परिचय देना है। उपरोक्त बातें प्रत्येक कर्मचारी के मन में भी भर देना ही क्या है, मानसिक क्रांति है। तो ये हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा, तो संगठन का महत्व एवं संगठन की प्रक्रिया को हमने ज्ञात किया।